लेसन नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के क्वेश्चन एंड आंसर्स हम इस सेक्शन में करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा पुराने वीडियो को अगर नहीं देखा है जिसमें लेसन का पूरा ट्रांसलेशन है तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, फिर ये क्वेश्चन आंसर्स करिएगा। तो इससे आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आंसर्स करने में आसानी होगी। और इसका जो लिंक है वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इसको ओपन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 द 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अपनी दादी के साथ लेखक के जो रिश्ते थे वो किस तरीके थे जो विदेश जाने से पहले। और 3 तरीके से मैं पूछा है, जैसे बचपन में, लड़कपन में या जवान होने पर उसके अपनी दादी के साथ किस तरीके के रिश्ते थे। आंसर द 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad are: first phase, childhood, when he went to the village school and the grandmother helped him to get ready and went to school with him. Second, boyhood, when he went to the city school in a bus, he started his share room with grandmother, but she could no longer help him in his studies. And third, youth, when he went to the university and was given a room of his own, the common link of friendship was snapped. उत्तर, जब बचपन में, पहला है बचपन में, तो जब वह गांव के स्कूल में लेखक जो है पढ़ता था तो उसकी दादी उसको तैयार कर देती थी स्कूल जाने के लिए और उसके साथ स्कूल भी जाती थी। जब लेखक थोड़ा जवान बड़ा हुआ और उसके बाद जब वह शहर के स्कूल में जाने लगा तो वो दादी के साथ एक ही रूम शेयर करता था। एंड उसके साथ साथ अब वह जो है अब बस से स्कूल जाने लगा था और अब दादी उसकी पढ़ाई में उसकी कोई मदद नहीं करती थी, क्योंकि अब उसको साइंस और दूसरी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तीसरा, जब लेखक थोड़ा जवान हो गया और अब वह यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चला गया था, तब वहाँ पे उसको अलग अपना एक कमरा मिल गया था और अब वह वहीं रहने लगा था। तो अब उसका और दादी के बीच में जो लास्ट लिंक जो बचा हुआ था उन दोनों की दोस्ती का, चूँकि अब वो यूनिवर्सिटी में रहने लगा तो अब वो जो कड़ी थी वो भी अब आखिरी कड़ी वो भी टूट गई थी दादी के साथ उसकी दोस्ती की। क्वेश्चन नंबर 2 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school। 3 कारण क्या थे जब लेखक शहर की पाठशाला में जाने लगा पढ़ने के लिए, तो लेखक की दादी परेशान क्यों थी। आंसर द 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. 1. She hated Western science and learning. Second, she was pained to know that there was no teaching of God and scriptures. Third, she was allergic to music. She thought it was not meant for decent people and gentle folk. उत्तर, जब लेखक शहर के स्कूल में जाना शुरू किया तब
लेखक की दादी के परेशान होने के 3 कारण ये हैं। पहला, उसे पश्चिमी विज्ञान और शिक्षा से नफ़रत थी। मतलब उसे जो विज्ञान पढ़ाई जाती थी और जो चीज़ें बताई जाती थी, जो शिक्षा, वो वेस्टर्न थी, अंग्रेजी थी सारी, तो इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता था। दूसरा, उसे यह जानकर बहुत पीड़ा हुई कि ईश्वर और दूसरे जो शास्त्र हैं जिसमें सभी ग्रंथ के बारे में बताया जाता है, उसका शिक्षण बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब अब बच्चों को भगवान के बारे में और जो स्क्रिप्चर्स, जो लोगों ने, बुजुर्गों ने जो अच्छी बातें लिखी हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता। तीसरा, उसे संगीत से एलर्जी थी। उसे संगीत पसंद नहीं था दादी को। उसे लगा कि ये जो संगीत है ये सभ्य लोगों का काम नहीं है और सज्जन लोगों के लिए भी ये नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। 3 तरीके जब लेखक के बड़े होने पर दादी माँ ने अपने जो दिन है वो किस तरह से बिताए थे। आंसर, द 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. 1. She lived alone in her room and she accepted her loneliness. 2. She sat at her spinning wheel reciting prayers. 3. In the afternoon she would feed the sparrows for half an hour. आंसर, लेखक की दादी ने जब लेखक बड़ा हो गया तो अपने दिन किस तरीके से बिताए वो निम्न हैं। पहला, वह अकेले अपने कमरे में रहती थी और उसने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया था। दूसरा, वह दिन भर प्रार्थना करती रहती थी और अपने चरखे पर बैठकर कपड़ा बुनती रहती थी। तीसरा, दोपहर में वह आधे घंटे के लिए गौरैया जो चिड़िया आती थी उन्हें ब्रेड क्रम्स, मतलब रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें खिलाती थी। इस तरीके से वो अपने दिन बिताती थी। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। मरने से ठीक पहले लेखक की दादी ने किस तरह का बर्ताव किया था। आंसर, जस्ट बिफोर हर डेथ द ग्रैंडमदर रिफ्यूज्ड टू टॉक टू देम। शी हैड omitted to pray and she was singing songs of homecoming warriors and beating the drum. She was not going to waste any more time. She ignored their protest. She lay peacefully in bed, praying and telling beads of rosary. उत्तर, दादी माँ मृत्यु से ठीक पहले उनसे बात करने से इनकार कर दिया था। वह प्रार्थना करना, पूजा करना छोड़ चुकी थी। वह अपने घर पर पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा करके घर वापसी के लिए जो योद्धा आते हैं उनके गीत गा रही थी और ढोल भी या ढोलक मंगा करके, पुरानी ढोलक, उसको भी पीट रही थी। अब वह अपना ज़्यादा समय
बर्बाद नहीं करना चाहती थी किसी से बात करके। और वो सब मतलब उसको जब दादी जी को ये सब मना कर रहे थे कि इतना मत बजाओ, तो वो इनका विरोध, अपने घर वालों का विरोध को नज़रअंदाज कर दिया था। और फिर वो शांति के साथ अपने बेड पर लेट गई और अपनी जो माला है उसको, रोज़री की जो माला थी उनके हाथ में, उसको घुमा करके जाप करने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 5, द वे इन विच द स्पैरोज expressed their sorrow when the author's grandmother died। किस तरह से लेखक की दादी की मृत्यु होने पर गौरैयाओं ने अपना दुख व्यक्त किया। आंसर, thousands of sparrows sat silently surrounding the dead body of the author's grandmother. There was no chirping. The author's mother threw some crumbs of bread to them. They took no notice of the breadcrumbs. As soon as the grandmother's corpse was carried off, they flew away quietly. Thus the sparrows expressed their sorrow for the grandmother। उत्तर, लेखक की दादी के मृत शरीर के चारों ओर हजारों गौरैया चुपचाप बैठी थी। कोई भी चिरपिर चिरपिर की आवाज़ नहीं कर रही थीं। लेखक की माँ ने उन्हें रोटी के कुछ टुकड़ों को तोड़ करके उनके सामने फेंक दिया, पर उन गौरैयाओं ने उन्होंने रोटी के टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही दादी जी को उनके क्रियाकर्म के लिए आगे लोगों के द्वारा ले जाया गया, तो वे सारी गौरैयाएँ चुपचाप वहाँ से उड़ गईं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गौरैयाओं ने दादी के लिए अपना दुख व्यक्त किया। सेकेंड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द ऑथर्स ग्रैंडमदर was a religious person. What are the different ways in which we come to know this? लेखक की दादी एक धार्मिक व्यक्ति थी। यह जानने के लिए हम कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, यह हमको पता चलते हैं। आंसर, following are the ways in which we come to know that the author's grandmother was a religious person. लेखक की दादी एक गहरी धार्मिक महिला थी। हमें यह उसके व्यवहार के विभिन्न तरीकों से पता चलता है। नंबर 1, she hobbled about the house in a white sari, always carrying and telling the beads of her rosary. वह एक सफ़ेद उजले कपड़े में या साड़ी में घर के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती थी, घूमती रहती थी और हमेशा अपनी माला को घुमाती या फिराती रहती थी और जाप करती रहती थी। 2, when the author was in the village with her, he would always find her saying morning prayers while she bathed and dressed him up. जब लेखक दादी के साथ गांव में रहता था, तो वह हमेशा उसे सुबह की प्रार्थना करते हुए सुनता था, जब दादी उसे नहलाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी।
Third, the grandmother would always go to the village school with her grandson because the school was attached to the temple. While the children were taught, the grandmother would sit inside the temple and read scriptures. दादी हमेशा अपने पोते के साथ गांव के स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। जब बच्चों को पढ़ाया जाता था तो दादी मंदिर के अंदर बैठ जाती थी और अपने शास्त्र या गुरुवाणी को पढ़ती रहती थी। Fourth, she would always feed the animals, dogs and birds, sparrows, because she taught it to be a part of religious rituals. वह हमेशा जानवरों को, गांव के कुत्तों को और पक्षियों को, शहर में जो गौरैया थी उनको खाना खिलाती थी क्योंकि उसे लगता था कि यह धार्मिक अनुष्ठानों का एक हिस्सा है। 5. The last moment her life was spent in praying rather than talking to her family members. उसके जीवन के अंतिम क्षण उसके परिवार के सदस्यों से बात करने के बजाय प्रार्थना करने में व्यतीत हुए। Question number 2. Describe the changing relationship between the author and his grandmother. Did their feelings for each other change? लेखक और उसकी दादी के बीच बदलते संबंधों का वर्णन करें। क्या प्रत्येक परिवर्तन के लिए उनकी भावनाएं थीं? आंसर: The author and his grandmother lived as a close friends. A turning point came in their relationship when they came to city. उत्तर: लेखक की दादी और लेखक दोनों ही बहुत ही अच्छे मित्र के रूप में रहते थे। उनके रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब लेखक के माता पिता के साथ रहने के लिए वे शहर में आ गए। The author joined English school in the city. In new school, she could not help him in studies. She did not like given at the school. She was very disturbed as there was no teaching about God and scriptures. लेखक शहर के एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए। वह घर तक ही सीमित रही। दादी जी थी उनकी अब घर पे ही रहने लगी क्योंकि यहाँ वह उनके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। वह अंग्रेजी स्कूल में वह पढ़ाई में उसकी मदद नहीं कर सकती थी। वह अंग्रेजी स्कूल में लेखक को दी जा रही शिक्षा को पसंद नहीं करती थी। अब नई जो स्कूल में अब गॉड के बारे में, मतलब भगवान के बारे में, और जो स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्र लिखे गए हैं उनके बारे में अब कोई शिक्षा न होने के कारण दादी बहुत परेशान हो गई थी। She reconciled himself with spinning and feeding the sparrows. When author went to university, the common link of friendship was snapped. दादी ने खुद को चरखा चलाने में और गौरैया को खाना खिलाने में, ब्रेड के टुकड़े, रोटी के टुकड़े खिलाने में तक ही अपने आप को सीमित कर लिया था। और जब लेखक बड़ा हुआ और वो यूनिवर्सिटी, मतलब विश्वविद्यालय गया, तो उसने अपना कमरा अलग ले लिया था यूनिवर्सिटी में। तो लेखक और उसकी दादी के बीच की जो आम कड़ी थी, जो दोस्ती थी, वो भी अब ख़त्म हो गई थी। No, their feelings for each other did not change, though distances grew between them. नहीं, एक दूसरे के लिए उनकी भावनाएं नहीं बदली, हालांकि उनके बीच दूरियां बढ़ गई थीं। अब जो लेखक है यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, दादी घर पे रह रही थी, तो उनके बीच में दूरियां थीं। अब वो दोस्ती तो नहीं थी, लेकिन अभी भी उनके बीच में फीलिंग्स थी, वो एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। Question number 3. Would you agree that the author's grandmother was a person strong in character? If yes, give instances that show this. क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि लेखक की दादी चरित्र में मजबूत व्यक्ति थी? यदि हाँ, तो ऐसे उदाहरण दें जो यह दिखाते हैं।
आंसर, yes, the author's grandmother was a person of strong in character. She had her own thoughts about the learning at school. उत्तर, हाँ, लेखक की दादी चरित्र में बहुत मजबूत व्यक्ति थी। इसे साबित करने के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। लेखक की दादी चरित्र में मजबूत व्यक्ति थी। वह संतोष की तस्वीर थी, लेकिन उसके जीवन में कुछ चीज़ों के बारे में दृढ़ विश्वास था। स्कूल में सीखने के बारे में उसके अपने विचार थे। She considered the teaching of scriptures to be more fruitful than science and music. दादी माँ शास्त्रों की शिक्षा को विज्ञान और संगीत से अधिक फलदायी मानती थीं। In her loneliness and seclusion, she took to wheel spinning and feeding sparrows. She appeared composed and did not display any emotion when the author decided to go abroad for studies. दादी माँ ने अकेलेपन और एकांत को ठीक करने के लिए उन्होंने व्हील स्पिनिंग और जो स्पैरोज़ हैं, जो चिड़िया हैं, उनको दाना ब्रेड क्रम्स खिलाने लगीं। जब वह लेखक के अध्ययन के लिए विदेश जाने का फैसला सुनती हैं तो वह ज़्यादा अपने भाव प्रदर्शित नहीं करती हैं। वो ज़्यादा शांत रहती हैं और कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देती हैं। Ignoring everyone who tried to stop her, she sang for several hours, celebrating the homecoming of her grandson. During the last few hours of her life, she ignored the protest of her family members. She stopped talking to everyone and took to reciting prayers and telling her beads. जब लेखक की दादी कई घंटों तक अपने घर पे जश्न मना रही थीं, जब उनका पोता लौट के आ गया और उसी खुशी में वो बहुत देर तक गाना गा रही थीं, वीरों की गाथाएं गा रही थीं जो कई समय बाद विजय होकर के अपने घर लौटते हैं। तो हर व्यक्ति जो उन्हें मना कर रहा था कि ये सब अब बंद कर दें, वो थक जाएंगी, तो उनको वो इग्नोर कर रही थी या उनको जो रोकने की कोशिश कर रहा था वो उनको अनदेखा कर रही थी। अपने जीवन के अंतिम कुछ घंटों के दौरान अपने परिवार के सदस्यों के विरोध को अनदेखा करते हुए दादी ने सभी से बात करना बंद कर दिया और प्रार्थनाएं सुनना और बताना सब उन्होंने बंद कर दिया और अपनी माला जो उन्होंने अपने हाथ में ली हुई थी उससे ही बताना शुरू कर दिया और जाप करना शुरू कर दिया था। इन सभी उदाहरणों से ये पता चलता है कि दादी काफ़ी मजबूत व्यक्ति थी। क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू नोन someone like the author's grandmother? Do you feel the same sense of loss with regards to someone whom you have loved and lost? क्या आप लेखक की दादी की तरह किसी को जानते हैं? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हानि के बारे में महसूस करते हैं जिसे आपने प्यार किया है और खो दिया है? Answer, yes, I knew someone like the author's grandmother. It was my own grandmother who passed away recently. The intense sense of loss is very heart-wrenching, as I spent almost 13 years of my life with her. हाँ, मैं किसी को लेखक की दादी की तरह जानता था। यह मेरी अपनी दादी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नुकसान की तीव्र भावना बहुत दिल दहलाने वाली है क्योंकि मैंने अपने जीवन के लगभग 13 वर्ष उनके साथ बिताए हैं। इसलिए मैं जानता हूँ कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है। और द आंसर इज नो, I have never known someone the way
the author knew his grandmother. Thus, I have never felt the sense of grief presented in the story. या फिर हम इस ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, मैंने कभी किसी को नहीं जाना जिस तरह से लेखक अपनी दादी को जानता था। इस प्रकार मैंने कहानी में प्रस्तुत दुख की भावना को कभी महसूस नहीं किया है, न मैं जानता हूँ कि ऐसा दुख क्या होता है। नेक्स्ट सेक्शन, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 1, which language do you think the author and his grandmother used while talking to each other? आपके विचार में लेखक और उसकी दादी आपस में कौन सी भाषा में बात करते हैं या बोलते थे? आंसर, I think they spoke in Punjabi language with each other. मुझे लगता है कि वे एक दूसरे के साथ पंजाबी भाषा में बात करते थे। Question number 2, which language do you use to talk to elderly relatives in your family? आप अपने बुजुर्गों के साथ कौन सी भाषा में बातचीत करते हो? आंसर, I talk to the elderly relatives in my mother tongue. मैं अपनी मातृभाषा में बुजुर्ग रिश्तेदारों से बात करता हूँ। Question number 3, how would you say a dilapidated drum in your language? आपकी भाषा में टूटी फूटी ढोलक या पुरानी ढोलक के लिए क्या शब्द प्रयोग करते थे? आंसर, a dilapidated drum means that the drum is not in its best form. It is an old drum and has broken or फटा ढोलक। एक पुराना या फटा ढोलक का अर्थ है कि ड्रम अपने सबसे अच्छे रूप में नहीं है। यह एक पुराना ढोलक है जो टूटा फूटा या फटा हुआ ढोलक है। क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू थिंक ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम इन योर लैंग्वेज दैट टॉक्स ऑफ होम कमिंग? क्या आप अपनी भाषा में कोई ऐसा गीत या कविता जानते हैं जो घर लौटने के बारे में हो? आंसर, there are many folk songs and poems singing of the exploits of brave homecoming warriors. बहादुर योद्धाओं के कारनामों के गीत, कई लोकगीत हैं और कविताएं हैं जो उनके घर लौटने पर गाए जाते हैं।